Hello everyone, I welcome you all at this platform EcoZone. Myself Nitesh Kumar, PGT Economics. This video will be the second part of the second chapter of statistics for class 11, and this chapter includes the second part of collection of data chapter. So the second chapter, that is collection of data. This video will be including the second part. In the first part, we have discussed different topics of second chapter, that includes pilot survey. Then after we discussed about mode of data collection. Then after we discussed about preparation of instruments. Then how do we collect data. Then sources of data we had discussed, that was primary source of data and secondary source of data. Then we had discussed about the introduction part of this collection of data. So these were the topics that we discussed in the first part of collection of data. These were sources of data, how do we collect the data, preparation of instrument. Under that we discussed about features of questionnaire. Then we discussed about mode of data collection and then पायलट सर्वे. तो अगर आप लोग ये फर्स्ट पार्ट जो था जिसके अंदर हम लोग ये सारे टॉपिक्स के बारे में बात किए थे, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप पहले फर्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का आप पहले वो देख लें और फिर उसके बाद आप वापस इस वीडियो को देखें जिसमें आप क्या देखेंगे, पॉपुलेशन एंड सैंपल के बीच में, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे. बेसिकली पॉपुलेशन एंड सैंपल के बीच में क्या डिफरेंस है. देन आफ्टर हम लोग क्या बात करेंगे, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग. देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, कि सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स में क्या डिफरेंस है. देन आफ्टर सैम्पलिंग बायस और नॉन रिस्पॉन्स एरर्स, ये दोनों में क्या डिफरेंस है. और फिर ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स का ही ये दो पार्ट्स है जिसमें क्या क्या है, सैम्पलिंग बायस एंड नॉन रिस्पॉन्स एरर्स. सो ये दो चीज हम लोग देखेंगे. फिर उसका देखेंगे हम लोग सेंसस ऑफ इंडिया, कि इंडिया का सेंसस क्या होता, कैसे निकलता, कब से निकल रहा है, कब से हम लोग सेंसस जो है, जो जनगणना है, हम लोग कब से कैलकुलेट कर रहे हैं. देन आफ्टर एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट एनएसएसओ, सीएसओ एंड एनएसओ, कि एनएसएसओ क्या होता है, सीएसओ क्या होता है, और अब एक नया टर्म आया है NSO. ठीक है, तो ये सारा टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि कलेक्शन ऑफ डाटा जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, जो सेकेंड चैप्टर है क्लास 11th में इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स के बुक में. सो इस चैप्टर के अंदर हम लोग इन सारे पॉइंट्स के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में. और हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये सारा पॉइंट्स हम लोगों ने बात किया था इन सारे पॉइंट्स के बारे में, सोर्सेस ऑफ डाटा, हाउ डू वी कलेक्ट द डाटा. तो ये सारा कुछ हम लोगों ने इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो कि अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर आप उस पहले पार्ट को देखें, इस सब सारे टॉपिक्स को समझें और फिर आप वापस इस टॉपिक को आकर, इस वीडियो को आकर देखें, जिसके अंदर आप आज इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे. सो लोग सबसे पहले चलते हैं जो पॉपुलेशन और सैंपल का जो एक पार्ट है, जिसके अंदर ये है आपका पॉपुलेशन एंड सैंपल. कि पॉपुलेशन और सैंपल ये क्या है, सेकंड पार्ट आज वीडियो है. ठीक है, तो हम लोग पॉपुलेशन एंड सैंपल से शुरू करेंगे और फिर हम लोग सेंसस ये सब के बारे में सीखेंगे, एनएसएसओ क्या होता है, सीएसओ क्या होता है, ये सारा पॉइंट्स हम लोग आज देखेंगे. सो सबसे पहला जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारे सामने पॉपुलेशन एंड सैंपल. सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पॉपुलेशन क्या कहलाता है, सैंपल क्या कहलाता है. ठीक है, एक अगर आपको हमेशा याद करने वाली जो बात है वो क्या है, कि जो सैंपल होता है वो हमेशा पॉपुलेशन से छोटा होता है. जो सैंपल का साइज होता है वो पॉपुलेशन के साइज से छोटा होना चाहिए, और एक गुड सैंपल का मतलब यही होता है कि वो पॉपुलेशन के साइज से छोटा हो. अब ये तो बात हो गया बेसिक्स जो हमें याद रखना है, बट पॉपुलेशन होता क्या है और सैंपल क्या होता है. तो पॉपुलेशन जैसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन तो हमारे दिमाग में आता है कि वो जितने भी लोग हैं, ठीक है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, औरत है, पुरुष है, लड़की है, लड़का है, व्हाट एवर. सो ऑल कम्स अंडर पॉपुलेशन. ठीक, एक जनरल आइडिया हमारे पास आता है पॉपुलेशन जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि सभी लोग उसके अंदर आ जाते हैं. ठीक, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का क्या मतलब है. ठीक, स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का क्या मतलब होता. सो द पॉपुलेशन इन स्टैटिस्टिक्स मीन्स टोटलिटी ऑफ द आइटम्स अंडर अ स्टडी. ठीक, इस बात को बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं उस केस में
अगर पॉपुलेशन वर्ड यूज करते हैं तो वहां पे होता है कि हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, हमारा जो स्टडी है, हम जो सर्वे करने जा रहे हैं, उस सर्वे से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो सब के सब पॉपुलेशन कहलाता है, वो सब पॉपुलेशन के दायरे में आते हैं। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो जो भी रिलेटेड है उस सर्वे में, जो भी लोग रिलेटेड है उस डाटा कलेक्शन में, वो सब पॉपुलेशन में आते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर हम लोग जा रहे हैं कोई डाटा कलेक्ट करने या कोई सर्वे करने, तो अब जो भी लोग एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड हैं उसके लिए पॉपुलेशन सिर्फ वही होगा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन क्या डिनोट कराता है? एक टोटलिटी, पूरा एक समूचा, लेकिन किस चीज के अंडर में? जो हमारा स्टडी होने वाला है उसके अंदर में जो भी लोग आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, वो सब हमारा क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन कहलाएगा। हमारा स्टडी अगर एग्रीकल्चर पे है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे लोग पॉपुलेशन के दायरे में आएंगे। हमारा अगर जो सर्वे है, हमारा जो स्टडी है, वो अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो इंडस्ट्री के अंदर आने वाले जितने भी लोग हैं, सिर्फ वो और वो टोटल लोग पॉपुलेशन के अंदर में आ जाएंगे, सिर्फ वो हमारा पॉपुलेशन होगा। हम फिर सभी लोगों को नहीं देखेंगे। हमारा स्टडी अगर सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया पे है तो उसमें रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उसमें इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं, हमारे लिए पॉपुलेशन वो होगा। ओके, सो ये पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स में स्टडी के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से डिफरेंट होता है। ठीक, अब है बात कि सैंपल फिर क्या होता है। एक और पॉइंट से यहाँ पे पॉपुलेशन में कि पॉपुलेशन इज ए ग्रुप टू व्हिच द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी आर इंटेंडेड टू अप्लाई। ठीक है, पॉपुलेशन वो होता है स्टैटिस्टिक्स में या सर्वे में, वो एक ग्रुप है जिसपे हमारा जो स्टडी है उसका जो रिजल्ट्स आएगा वो हम उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक, अगर हम एग्रीकल्चर में हम कुछ अगर सर्वे कर रहे हैं तो हमारा जो भी रिजल्ट्स आएगा तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं वो उन पे अप्लाई होगा। ठीक, इंडस्ट्री वाले पे वो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर पे सर्वे किया। सो पॉपुलेशन क्या होता है कि हर स्टडी के हिसाब से वो एक जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो उस स्टडी के अंदर में आ रहे हैं, दोज पीपल कम्स अंडर पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। देन आफ्टर हम एक, जैसे कि सैंपल क्या होता, ठीक है, पॉपुलेशन देख लिया, अब सैंपल क्या है? तो जो पॉपुलेशन हम लोगों ने अभी देखा, जो स्टडी के हिसाब से जो भी लोग पॉपुलेशन में आते हैं उसका एक पार्ट, सारे के सारे पॉपुलेशन नहीं, उस पॉपुलेशन का ए स्मॉल ग्रुप ऑफ दैट पॉपुलेशन कम्स अंडर सैंपल। ठीक है, देखिए सैंपल का डेफिनेशन क्या है यहाँ पे। अ सैंपल रेफर्स टू अ ग्रुप और सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। अब क्या है बात कि पॉपुलेशन तो हमारे को पता चल गया कि हमको अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई सर्वे करना है तो उसमें इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं वो सब हमारा पॉपुलेशन होगा। लेकिन क्या हम सभी से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम सभी से क्वेश्चन आयर ले जाकर, हम लोगों ने क्वेश्चन आयर के बारे में पढ़ा था कि क्वेश्चन आयर का डिफरेंट फीचर्स हम लोगों ने देखा, तो क्या हम वो क्वेश्चन सभी से पूछ सकते हैं? ठीक है, क्या उतने सारा मेरे पास टाइम है, उतना सा टाइम है हम लोगों के पास कि हम सारे लोगों से ज्यादा के क्वेश्चन पूछे? नहीं है टाइम। इसीलिए क्या होता है कि उन सारे पॉपुलेशन में से एक ग्रुप को हम लोग अलग कर लेते हैं। ठीक, अब सैंपल का डिफरेंट मेथड्स है, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि हम लोग कैसे पॉपुलेशन में से सैंपल्स को अलग करते हैं। रैंडम सैंपलिंग करते हैं, नॉन रैंडम सैंपलिंग करते हैं, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। बट सैंपल में क्या है कि पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है, जो पॉपुलेशन हमारा है स्टडी के अंदर, उसमें से हम एक सेक्शन को हम लोग अलग कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल। एक नोट में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि a good sample is generally smaller than the population and is capable of providing reasonably accurate information about the population at a much lower cost and shorter time। सैंपल क्या होता है? पॉपुलेशन से जनरली साइज में उसका छोटा होता है। ठीक, जो सैंपल का साइज है वो पॉपुलेशन के साइज से छोटा होता है और जो रिजल्ट्स होता है वो एक्यूरेट देता है। ठीक, रिजल्ट्स एक एक्यूरेसी के तरफ देता है, उसी को हम गुड सैंपल बोलेंगे। पॉपुलेशन का रिजल्ट कुछ और है, सैंपल का रिजल्ट कुछ और हो जाएगा, तो फिर हम उसको गुड सैंपल नहीं बोलते। थोड़ा मोड़ा इरर्स आता है, जिसको हम लोग सैंपलिंग इरर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो थोड़ा मोड़ा चेंजेस आती है पॉपुलेशन के रिजल्ट्स में और सैंपल के रिजल्ट में, बट इट्स नॉट बी अ वेरी बिग चेंज और ह्यूज चेंज अमंग द पॉपुलेशन एंड सैंपल, फिर उसको हम गुड सैंपल नहीं बोलेंगे। सो दिस इज द पॉइंट्स अबाउट पॉपुलेशन एंड सैंपल। Now let's go to different types of sampling. Okay, we have different types of sampling कि हम लोग सैम्पलिंग कैसे बनाएंगे। हम जैसे मान लो कि 100 लोग हैं अगर पॉपुलेशन के अंदर में
उसमें से हम लोगों को 10 लोगों को एक अलग सैंपल बनाना है, तो 10 लोग कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है। द फर्स्ट वन इज रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, आप देखे हो कि रैंडमली आप कोई नंबर बोलो, ठीक है, when somebody tell you that you tell me a number randomly, okay, then you do not think, you just respond 2 3 4 5 90 40 whatever comes to your mind, you just tell him or her, okay. So random sampling is one where the individual units from the population are selected at random, okay. जो हमारा population है, हमारे स्टडी के अंदर में जो भी population है उसमें से हम किसी को भी, okay, we select any person randomly, okay, by closing the eye, okay, by closing the eye we select any person from the population. There is no any mindset that I have to select boy or girl or women or this age group person. There is nothing like that in the mind, okay. Then that is called random sampling, okay. When something is kept on the table, okay, there are different items kept on the table, and when somebody closes your eye and then you are told to select one item, you just close your eye and select one item from the table, that will be the random sampling, okay. That will be the random sampling, because there the probability of being selected of each and every individual unit is same. So you can read here, the probability of each and every individual unit being selected in the sample is equal. That means in random sampling, okay, every individual has an equal chance of being selected. So in case of random sampling, each and every individual that comes under population have the equal chance to be selected in sampling, okay, in the sample. So random sampling के केस में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन के अंदर में, उन सभी का सेम चांस है, इक्वल चांस है सैंपल में आने का, क्योंकि रैंडमली हम किसी को सिलेक्ट करने वाले हैं, तो किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देयर इज इक्वल चांस टू एवरीवन, कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ओके। सो दिस इज रैंडम सैम्पलिंग। नाउ लेट्स डिस्कस नॉन रैंडम सैम्पलिंग। व्हाट इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग? सो अगर आप रैंडम सैम्पलिंग समझ गए तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग इज इजी। क्यों? क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देयर इज नो एनी प्रेफरेंस, देयर इज नो एनी माइंडसेट रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द सैंपल। But in case of non-random sampling, there is some mindset, okay, there will be some strategies regarding selection of the individual units in the sample. So in a non-random sampling method, all the units of population do not have an equal chance of being selected. So this is the important point, that in case of non-random sampling, जितने भी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं पॉपुलेशन के अंदर, सभी का इक्वल चांस नहीं है, सभी लोगों का इक्वल चांस नहीं है। वो डिपेंड करता है कि जो सिलेक्ट करने वाला है उसका माइंडसेट क्या है, वो किस तरीके से सिलेक्ट करना चाह रहा है। वो ऐसा तो नहीं चाह रहा है कि हाँ जो 15 to 25 एज में है हम उनसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछेंगे, या फिर जो 45 to 75 के एज ग्रुप में है हम उनसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अगर कोई इस तरह के माइंडसेट से क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई स्ट्रेटजीज बना के क्वेश्चंस पूछता है, then in that case that is called non-random sampling. That will not be random sampling, okay. You are just asking the question with a prior mindset, so that will be non-random sampling, okay. So in case of non-random sampling, data are selected on the basis of judgment, purpose, convenience or quota. So these are the different types of non-random sampling, that is judgment sampling, purpose sampling, convenience sampling or quota sampling. So when you are asking question on the basis of all these things, judgment, you judged yourself that this person will not respond to me, so I should not ask him. This person will respond, so that I should ask him. So since you are giving judgment regarding the person that he will respond or he will not respond, or she will respond or she will not respond, that is non-random sampling, okay. Or convenience, if you are asking question with your convenience, like I will not go to the field, I will just stay outside my home and then I will ask the question to the person who will be going from here. That is convenience. You do not want to go to the field to collect data from more people or randomly. So when you are using some strategies, some convenience, okay, if you are asking question for your convenience or according to your convenience, then that will become non-random sampling, okay. So this is the difference between random sampling and
non-random sampling. So these were the types of sampling. Now there is some errors. Okay, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जो सैंपल्स होता है और जो पॉपुलेशन होता है, दोनों के रिजल्ट्स में थोड़े बहुत डिफरेंस आते हैं. समटाइम्स यू विल सी दैट पॉपुलेशन का जो एवरेज है वो 13.4 है और जो सैंपल्स हमने लिया था उसका जो एवरेज आया है वो आया आपका 29.5. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 0.9 का आपका डिफरेंस हो गया. ठीक, तो 0.9 का जो डिफरेंस होता है सैंपल्स में और पॉपुलेशन के वैल्यूज में, वेरिएबल्स के वैल्यूज में, दैट इज कॉल्ड एरर्स, सैम्पलिंग एरर्स. अब दो तरह का एरर्स होता है, एक होता है सैम्पलिंग एरर्स और एक होता है नॉन सैम्पलिंग एरर्स. ठीक है, तो सैम्पलिंग एरर्स क्या होगा, सैम्पलिंग error refers to the difference between sample estimate and the corresponding population parameters. तो सैम्पलिंग एरर्स क्या है कि जो पॉपुलेशन से हम लोगों ने सैंपल बनाया, अब पॉपुलेशन का एक अपना रिजल्ट्स होगा, सैंपल का एक अपना रिजल्ट्स आता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग एरर्स. ठीक है, एंड it is possible to reduce the magnitude of sampling error by taking a larger sample. अगर हम लोग सैंपल का साइज बढ़ाते हैं तो जो सैम्पलिंग एरर्स है हम उसको कम कर सकते हैं, उसको हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप योर माइंड ऑल द टाइम. How to reduce the sampling error? So the first answer that you have to give, that is by increasing the number of size, by increasing the size of the sample, you can reduce the sampling errors. So sampling error can be reduced by increasing the size of sample. Okay, so in case of sampling errors, you understood that the difference between the sample estimate and the corresponding population parameter, this difference is called sampling errors. And how sampling errors can be reduced? It can be reduced by increasing the size of the sample. This is clear. Now non-sampling errors. Now what is non-sampling errors? So there are some errors that happens because of sampling, but there are some other errors that happens during survey which are other than sampling errors. Those are called non-sampling errors. Okay, so non-sampling errors are more serious than sampling errors because sampling errors can be reduced by increasing the size of sample, but non-sampling errors cannot be reduced in that proportion as the sampling errors are reduced. तो जितना हम सैम्पलिंग एरर्स को, साइज ऑफ सैंपल्स को बढ़ा के रिड्यूस कर सकते हैं, बट नॉन सैम्पलिंग एरर्स में वो पॉसिबिलिटीज नहीं होती है. ठीक है, इसमें एक नोट में लिखा हुआ कि इट इज डिफिकल्ट टू मिनिमाइज नॉन सैम्पलिंग एरर्स. हाँ, नॉन सैम्पलिंग एरर्स को मिनिमाइज कर पाना डिफिकल्ट है. वहीं सैम्पलिंग एरर्स के केस में वी कैन मिनिमाइज द एरर्स बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सैंपल्स. अब हम लोग देखते हैं कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स होता क्या है. ओके, so there are two types of non-sampling errors. The first one is sampling bias. जो पहला non-sampling errors है वो क्या है, sampling bias. sampling bias क्या होता है कि when some members of the target population could not possibly be included in the sample, then sample bias occurs. कुछ मेंबर्स जो कि हमारे टारगेट पॉपुलेशन में थे, हमको ऐसा था कि हमें उससे क्वेश्चंस पूछना चाहिए. ठीक है, अगर वो जो टारगेट पॉपुलेशन में जो मेंबर्स थे, ठीक है, अगर वो इंक्लूड नहीं हो पाए, ठीक है, हमारे सैंपल में, देन दैट इज कॉल्ड सैंपल बायस. हमें पूछना चाहिए था उनसे क्वेश्चन, बट वी फेल्ड टू आस्क क्वेश्चन टू देम हु वेयर इन द टारगेट पॉपुलेशन ग्रुप. ओके, सो दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग बायस. वो मेरे टारगेट में था कि हमें उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है, कुछ मेंबर से, बट वी कुड नॉट आस्क. ओके, सो हम लोग उसको, उन लोग को हम सैंपल में ही नहीं लिए, देन दैट इज कॉल्ड सैंपल बायस. उसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल बायस, जब कुछ लोग छूट गए जो कि हमारे टारगेट पॉपुलेशन में थे. सो दैट इज कॉल्ड सैंपल बायस. Then another type is non-response errors. What is non-response errors? Non-response error occurs if an interviewer is unable to contact a person listed in the sample or a person from the sample refuses to respond. दो चीजें हो सकती है किसमें, non-response errors में. क्या क्या? फर्स्ट क्या है कि जो मेरे सैंपल में हम लोगों ने जिन लोगों को इंक्लूड किया है, ठीक है, हम
उसमें से किसी एक पर्सन से कांटेक्ट नहीं कर पाए। ओके, एक्चुअली किसी का फोन नंबर था, हमें उससे क्वेश्चंस पूछने थे, बट वी फेल्ड टू आस्क, वी कुड नॉट कांटेक्ट टू दैट पर्सन। एक तो ये हुआ, और दूसरा कि हमने कांटेक्ट किया बट सामने वाले ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, और माइट बी दे कैन से आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन। तो अगर इस तरह की चीजें होती है तो उसको लोग बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्स एरर्स। ये भी तो एक एरर्स आ गया। हमारा सैंपल का रिजल्ट, जो हमारा सैंपल होगा जो बनेगा, उसमें भी एक अलग वैल्यू जाएगा जो थोड़ा और डिफरेंट होगा पॉपुलेशन के वैल्यू से। सो दीज आर नॉन रिस्पॉन्स एरर्स। और ये लोग इसमें क्या है, ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स। नॉन सैम्पलिंग एरर्स के अंदर 2 पॉइंट्स है, सैम्पलिंग बायस जिसमें हम किसी को अपने सैंपल में लेना ही भूल गए या छूट गया, एंड द सेकेंड वन इज नॉन रिस्पॉन्स एरर जिसमें हम सैम्पलिंग में तो है, मेरे सैंपल में वो पर्सन है, बट आई कुड नॉट कॉन्टेक्ट टू हिम और हर, और he or she did not respond to my question, so that is non response errors. In this case of non response errors, the sample observation may not be representative. जो sample observation है वो representative नहीं होगा। representative मतलब कि वो उस sample को नहीं दर्शाएगा, ठीक है। नॉन रिस्पॉन्स एरर्स के होने के कारण उस सैंपल में जो भी लोग थे, हमने सभी से तो क्वेश्चंस पूछा ही नहीं, कुछ लोग जवाब ही नहीं दिए, और कुछ लोग से मेरा कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। सो इन दैट केस दिस सैंपल विल नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि वो उस चीज को दर्शाता है, बट इन दिस केस इट विल नॉट रिप्रेजेंट। सो दिस टू वेयर नॉन सैम्पलिंग एरर्स। द फर्स्ट वन इज सैम्पलिंग बायस एंड द सेकेंड वन इज नॉन रिस्पॉन्स एरर्स। होप you would have understand it very well. So now let's go to the other topic. Now let's move to census of India. Okay, इसको पॉइंट वाइज आप यहाँ पे बेहतर तरीके से लिखा हुआ है, so I can read and you can understand. The census of India provides the most complete and continuous demographic record of the population. आप क्वेश्चंस में भी देखे होंगे, आप ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते उसमें आपको ध्यान इस पे देना होता है कि द मोस्ट और कंप्लीट मतलब पूरा, हर एक चीज को ये क्या करता है कि इंक्लूड करता है, ठीक है, अपने रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड ऑफ द पॉपुलेशन में। द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881। जो पहला सेंसस हुआ था इंडिया में वो हुआ था 1881 में, व्हेन वी वेयर अंडर ब्रिटिश रूल। जब यहाँ पे अंग्रेज थे उसी टाइम सेंसस हुआ था। द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881। द सेंसस इज बीइंग रेगुलरली कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स। और उसी समय से हर 10 साल पे सेंसस जो है वो हर साल जनगणना, यानी कि उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें मेजर होती है। सो सेंसस का हर 10 साल पे मेजर किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। जो फर्स्ट सेंसस हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस वो कब हुआ था? 1951 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंस हम लोगों को मिली, आजादी मिली। उसके बाद जो पहला सेंसस हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो उसका आंसर क्या है? दैट विल बी 1951। अब है द सेंसस ऑफिशियल कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। ध्यान देने वाली बात है कि जो सेंसस ऑफिशियल्स होते हैं, जो सेंसस कंडक्ट करते हैं, जो जनगणना निकालते हैं, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन को मेजर करते हैं। क्या क्या वो लोग मेजर करते हैं? सच एज द साइज, ठीक है, साइज क्या है, कितने पॉपुलेशन है, अभी इस कंट्री में कितना पॉपुलेशन है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, हाउ मेनी पीपल्स आर लिविंग इन अ 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। देन सेक्स रेशियो, बॉय अ गर्ल का सेक्स रेशियो क्या है डिफरेंट स्टेट्स में, ओके, सो सेक्स रेशियो इज मेजर्ड। देन लिटरेसी, साक्षरता दर क्या है, लिटरेसी रेट क्या है इंडिया का, दैट इज ऑल्सो मेजर्ड अंडर सेंसस ऑफ इंडिया। देन माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब क्या होता है? एक जगह से लोगों को दूसरे जगह पे पलायन करना, ठीक है। देन रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, कि रूरल में कितने लोग हैं, अर्बन में कितने लोग हैं। आप लोग के पास डाटा आता है कि अभी 65% लोग और 70% लोग रूरल एरिया में रहते हैं, 25 to 30% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। सो हाउ डज इट कम, हु मेजर्स दिस थिंग? दिस इज मेजर्ड बाय सेंसस ऑफ इंडिया। These things are calculated under census. Then the last point is census data is interpreted and analyzed to understand many economic and social issues in India. जो सेंसस डाटा होता है हमारे पास, जिसके अंदर हम लोग सेक्स रेशियो, डेंसिटी, साइज, लिटरेसी, माइग्रेशन, ये सब कुछ वो कंडक्ट करती है, कैलकुलेट करती है, मेजर करती है। और हम इन सब चीज का क्या करते हैं, इन सब का क्या यूज है, इसको हम लोग समझते हैं, इसको एनालाइज करते हैं
और जिससे हमारा इकोनॉमिक और सोशल इशू के बारे में पता चलता है कि हमारा लिटरेसी रेट क्या है, ठीक। तो उससे हमारा क्या पता चला कि कहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी किस तरह से है, एजुकेशन फैसिलिटी किस तरह से दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। सो ऑल दिस थिंग्स आर एनालाइज्ड by going through the census data, by going through the census of India. So these are the points under census of India. Okay, now let's move to the very important topic, that is NSSO. Okay, so it refers to National Sample Survey Organization, ठीक। Okay, so National Sample Survey Organization, NSSO was established by Government of India to conduct nationwide surveys on socio-economic issues. Socio मतलब सामाजिक and economic means आर्थिक। सो सामाजिक आर्थिक मुद्दे से रिलेटेड डाटाज को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए एनएसएसओ का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। द डाटा कलेक्टेड बाय एनएसएसओ आर रिलीज्ड थ्रू रिपोर्ट्स एंड इट्स क्वार्टरली जर्नल सर्वेक्षण। ओके, सर्वेक्षण मतलब क्या होता है? सर्वे करना, डाटा कलेक्ट करना। सो एनएसएसओ का एक क्वार्टरली जर्नल है जिसका क्या नाम है? सर्वेक्षणा या सर्वेक्षण। NSSO provides periodic estimates of literacy, school enrollment, utilization of educational services, employment, unemployment, manufacturing, service sector enterprise, morbidity, maternity, child care, utilization of public distribution system। आपने पीडीएस सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा 9th क्लास में, आई थिंक लास्ट चैप्टर में पीडीएस सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसका क्या यूटिलाइजेशन है, कहाँ पर लोग उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं, कहाँ पर लोग उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। और ये जितने भी वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सर्विस है, एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारा डाटा मेजर करने का काम कौन करता है? एनएसएसओ, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। The data collected by NSSO are used by Government of India for planning purpose। जो भी डाटा कलेक्ट करती है NSSO, ठीक है, ये सारा जो वेरिएबल्स है, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब डाटा का यूज कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। किस चीज के लिए? प्लानिंग बनाने के लिए, ठीक है, कि कहाँ पे हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ पे और ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है। सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्लानिंग पर्पस। ओके, ये था एनएसएसओ। अब एक टर्म है सीएसओ, ठीक है। सीएसओ क्या होता है? इट रेफर्स टू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और ये कब बनाया गया था? इट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 मई 1951। 1951 में बनाया गया था, 2 मई। इट कम्स अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिक चीज है कि ये किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इट्स पेरेंट डिपार्टमेंट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जो इसका जिसके अंदर ये काम करती है, जिस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है सीएसओ, वो कौन सा मिनिस्ट्री है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये सारा बेसिक चीज था इसके बारे में, जो कि आप बार बार इसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब है कि इसका एक्टिविटीज क्या क्या है, सीएसओ क्या करती है, ठीक है, उसका क्या काम है। सो इट्स एक्टिविटीज इंक्लूड, पहला क्या है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। जो आप जीडीपी देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो कौन मेजर करता है? डेट इज मेजर्ड बाय सीएसओ। ध्यान रखने वाली बात है, बिल्कुल याद रखिएगा। देन द सेकेंड एक्टिविटी ऑफ सीएसओ इज कंपाइलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आपने आईआईपी के बारे में पढ़ा था इंडेक्स नंबर में, कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसको कौन कंपाइल करता है, उसको कौन मेजर करता है? डेट इज सीएसओ। कंपाइलेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स है वो कौन मेजर करता है? डेट इज ऑल्सो मेजर्ड बाय सीएसओ। देन कंपाइलेशन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपने पढ़ा था डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, तो जो सीपीआई होता है वो कौन कंपाइल करता है? डेट इज कंपाइल्ड बाय सीएसओ। तो ये सारा एक्टिविटीज है किसका है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का। ये सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको डाटा कलेक्ट करने का काम करती है। इसे तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? डाटा कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट एनालिसिस करते हैं, और फिर इसके तहत हम लोग प्लानिंग में उसका यूज करते हैं। सो सीएसओ इज वन ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स इन दीज एक्टिविटीज। ओके, नाउ लेट्स मूव टू एनएसओ। एनएसओ क्या है? सो अभी जो 2 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा, एनएसएसओ और सीएसओ, उसके बाद अब थर्ड पॉइंट है एनएसओ। एनएसओ क्या है? एनएसओ क्या किया गया कि ये जो एनएसएसओ है और सीएसओ है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इन दोनों को एक में मिला दिया गया, और इन दोनों को ही मिला के अब जो एक नया बन गया है वो है आपका
NSO, जिसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। NSSO क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ बोथ अ स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो NSO है वो नया नाम पड़ा कब, जब CSO और NSSO को आपस में मर्ज कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया। पहले दोनों अलग अलग काम करती थी, अलग अलग डाटा कलेक्ट करती थी, अलग अलग पैरामीटर्स वो लोग मेजर करते थे। अब क्या किया कि दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना, दैट इज NSO, कि दोनों अब साथ में काम करेंगे। ये कब हुआ? It happened on 23rd May 2019. The NSSO merged with the CSO to form NSO. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे आने वाले समय में ये पूछा जा सकता है कहीं भी कि NSO क्या है। तो NSO है वो आपका NSSO और CSO को आपस में मर्ज कर दिया गया टू फॉर्म NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। Now the government has stated that NSO will be headed by the Ministry of Statistics and Program Implementation। जो MOSPI जो मिनिस्ट्री वही रहेगी जिसके अंदर वो पहले भी थी। अभी आपने देखा यहाँ पे CSO में कि इट इज पेरेंटल डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो पहले भी उसी मिनिस्ट्री के अंदर CSO काम कर रहा था। और अभी जो आपका NSO है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम कर रही है। ठीक है, सो ये सारा पॉइंट्स अभी आप लोगों ने देखा। डिफरेंट जो यहाँ से हम लोग देखते हैं, अगर पॉपुलेशन सैंपल हम लोगों ने देखा कि दोनों में क्या डिफरेंस है पॉपुलेशन में और सैंपल में। देन आफ्टर वी रेड अबाउट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। देन आफ्टर वी लर्न अबाउट सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ठीक है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स का भी दो पार्ट्स है, सैम्पलिंग बायस जिसमें हम किसी को लेना ही भूल गए सैंपल में, और नॉन रिस्पॉन्स एरर्स में क्या है कि सैंपल में तो वो इंडिविजुअल था बट वी कुड नॉट कॉन्टेक्ट टू दैट पर्सन और द पर्सन कुड नॉट रिस्पॉन्स, सो दैट इज नॉन रिस्पॉन्स एरर्स। और ये दोनों किस में आते हैं? नॉन सैम्पलिंग एरर्स में आते। Then after we discussed about census of India, there are some important points that you have to mug up, that you have to remember, that you have to understand very well, that these are the works that are done by census. Okay, then we read about NSSO, then CSO, and then both NSSO and CSO have been merged to form NSO. So these were the points. This is the part B of the second chapter, that is collection of data. So I think all these points will be enough for your second chapter, that is collection of data or data collection. So please watch all the two video, the first part and this is the second part. So if you have not watched the first part, you please go and watch that first part, then you watch this video, then you will understand fully completely what is the purpose of data collection, what is the use of data collection. So this were for today's class. So thank you from my side. So keep watching and keep learning. So thank you, take care.